आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरी इस YouTube चैनल में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा के विषय में। टॉपिक शुरू करने से पहले मैं यह बता देना चाहूँगा कि यह वीडियो केवल और केवल प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए है। तो आज इस वीडियो में हम लोग क्या क्या जानेंगे कि जो बस्तर दशहरा है ये कब से मनाया जा रहा है, क्यों मनाया जाता है, क्या कुछ इसमें कार्यक्रम, क्या कुछ इसमें रस्म होते हैं, कब कब इन कार्यक्रमों को मनाया जाता है, ये सारा कुछ हम लोग जानेंगे। और मजे की बात यह है कि अभी बस्तर दशहरा चल भी रहा है, नवरात्र चल रहा है ना, तो बस्तर में दशहरा का कार्यक्रम भी अभी चल रहा है। अगर आप लोग दशहरा में बस्तर के दशहरा में शिरकत होना चाहते हैं, शामिल होना चाहते हैं, देखना चाहते हैं तो आप बिल्कुल आ सकते हैं बस्तर में। लेकिन जैसा कि अभी महामारी का दौर चल रहा है तो काफी सारे जो कार्यक्रम है वहां पर भीड़ इकट्ठा नहीं होने दिया जा रहा है। तो इस बार का जो दशहरा है, चाहे बस्तर दशहरा हो या फिर जो रावण वध वाला दशहरा है, सब जो है फीका फीका है। वैसे मैं बता दूं कि मैं खुद जगदलपुर से हूं, तो मैं यहां होने वाले कार्यक्रम में अगर वहां लोगों को उपस्थित होने दिया जा रहा है तो मैं शामिल हो सकता हूं। अगर कुछ मुझे मिलता है कोई फुटेज वगैरह तो मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगा। तो आज के टॉपिक को हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को ध्यान रखना है कि ये जो बस्तर दशहरा है ये 75 दिनों तक मनाया जाता है। हेडिंग हम डाल लेते हैं भाई पहले, बस्तर दशहरा। देखो इस समय ना पूरे देश भर में अलग अलग स्थानों पर, गांव मोहल्ले, हर जगह जो है रावण दहन किया जाता है। क्या होता है? रावण दहन। इस दिन जो है, जो विजयादशमी के दिन जो भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी थे उन्होंने दशानन रावण का वध किया था। तो उसी चीज की याद में हम लोग जो है विजयादशमी मनाते हैं, दशहरा मनाते हैं और 10 सिर वाले रावण का दहन किया जाता है पूरे भारतवर्ष में। लेकिन बस्तर में जो है अलग ही सीन होता है। यहाँ पर जो है रावण के स्थान पर रथ प्रमुख होता है, रथोत्सव मनाया जाता है यहाँ पर। और ये जो बस्तर दशहरा है यह 75 दिनों तक मनाया जाता है। कितने दिनों तक? 75 दिनों तक। काफी बार पूछा गया है, ध्यान रखेंगे। 75 दिनों तक यह पर्व मनाया जाता है बस्तर का दशहरा। वैसे बस्तर दशहरा का जो प्रमुख कार्यक्रम होता है, जो अभी चल रहा है, अभी जो नवरात्र के साथ साथ जो चल रहा है ना कार्यक्रम, वो जो प्रमुख कार्यक्रम है वो 14 दिन का होता है। तो टोटल जो है 75 दिनों का होता है, लेकिन जो मुख्य कार्यक्रम होते हैं वो मात्र 14 दिन के होते हैं। तो हम लोग जो कार्यक्रम, जो रस्म देखेंगे ना, वो मुख्यतः इन्हीं 14 दिन में होते हैं। तो बस्तर दशहरा शुरू कब से होता है ये भी जानना आवश्यक है ना। 75 दिन तक चलता है, मतलब लगभग 2.5 महीना। तो देखिएगा, बस्तर दशहरा शुरू होता है सावन अमावस्या से। सावन अमावस्या से। इस दिन हमारे छत्तीसगढ़ में कौन सा पर्व मनाया जाता है? किसान भाइयों का सबसे बड़ा पर्व, सबसे पहला पर्व हमारे छत्तीसगढ़ का, जिसको हम जानते हैं हरेली के नाम से, हरेली। और सावन अमावस्या को हरेली अमावस्या भी कह दिया जाता है। तो सावन अमावस्या के दिन बस्तर दशहरा के पहले रस्म की अदायगी होती है, जिसको पाटा जात्रा के नाम से जाना जाता है। आगे मैं बताऊंगा इनके रस्मों के बारे में डिटेल से। तो सावन अमावस्या अर्थात हरेली के दिन से जो है बस्तर दशहरा आरंभ होता है। और ये कब तक चलता है? तो आश्विन मास। देखो आश्विन मास आ गया, मतलब सावन के बाद भाद्रपद, भाद्रपद के बाद आश्विन मास। तो मोटा माटी ये 3 महीना चल रहा है ना। सावन में भी हुआ, भाद्रपद में भी हुआ, उसके बाद आश्विन में भी हुआ। आश्विन को हम क्वार के नाम से भी जानते हैं, क्वार। और देहाती क्षेत्र में इसको कुमार बोल दिया जाता है, कुमार या कुंवार ऐसे बोल दिया जाता है। तो आश्विन अथवा कुंवार मास के शुक्ल पक्ष त्रयोदशी, शुक्ल पक्ष त्रयोदशी को बस्तर दशहरा का अंतिम रस्म, जिसको ओहाड़ी के नाम से जाना जाता है। क्या होता है अंतिम रस्म? ओहाड़ी। मैं बताऊंगा आगे इन सबको डिटेल में। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि बस्तर दशहरा जो है 75 दिनों तक चलता है और इसका जो मुख्य कार्यक्रम होता है वो मात्र 14 दिन का होता है, जो कि आश्विन मास को मनाया जाता है। जिस समय पूरे देश भर में दशहरा मनाया जाता है ना, नवरात्र मनाया जाता है, उस समय बस्तर दशहरा के मुख्य कार्यक्रम
होते हैं। उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि जो बस्तर दशहरा है वो सावन अमावस्या अर्थात हरेली के दिन आरंभ होता है। बस्तर दशहरा का पहला रस्म सावन अमावस्या के दिन मनाया जाता है और आखिरी रस्म जो है आश्विन अथवा क्वार मास के शुक्ल पक्ष त्रयोदशी को मनाया जाता है। तो पूछा जा सकता है कब से शुरू होता है, कब खत्म होता है, ध्यान रखेंगे इस चीज को। बस्तर दशहरा कहां मनाया जाता है? तो भाई जगदलपुर में। जगदलपुर, देखो जगदलपुर में ही क्यों मनाया जाता है? बस्तर जो है ना काफी बड़ा है, हालांकि अभी जो बस्तर जिला है वो काफी छोटा हो गया है, लेकिन किसी जमाने में पूरा का पूरा बस्तर संभाग एक जिला हुआ करता था और लगभग पूरे बस्तर संभाग में कांकेर उसके आसपास के कुछ क्षेत्रों को छोड़ करके काकतीय वंश के शासकों का अधिकार था। और ये जो बस्तर का दशहरा है ये काकतीय वंशीय शासकों द्वारा मनाया जाता रहा है। तो ये जो दशहरा है बस्तर दशहरा, ये जिस स्थान पर काकतीय वंश के शासकों की राजधानी रही वहां पर मनाया जाता रहा है और अंतिम लगभग 200-250 वर्ष जो है जगदलपुर ही काकतीय वंश के शासकों की राजधानी रही। तो यहां पर बस्तर दशहरा का निर्वहन होता था। इससे पहले जगदलपुर से पहले काकतीय वंश के शासकों की राजधानी बस्तर रही, वहां पर भी दशहरा मनाया जाता था। उससे जो काकतीय वंश के शासकों के जो कुछ जो लोग हैं वो कोंडागांव के बड़े डोंगर छोटे डोंगर वहां पर शासन करते थे, तो वहां भी जो है बस्तर दशहरा मनाया जाता था। तो ध्यान रखेंगे ये जो है भूतपूर्व बस्तर रियासत की राजधानी है जगदलपुर और अभी बस्तर संभाग का संभाग मुख्यालय भी है जगदलपुर। तो यहीं पर जो है बस्तर दशहरा मनाया जाता है। बाकी जो दूसरे जो सिटी है ना बस्तर संभाग के, जैसे कि कोंडागांव हो गया, दंतेवाड़ा हो गया, गिदम हो गया, बचेली हो गया, बीजापुर हो गया, कांकेर हो गया, केसकाल हो गया, जितने भी बड़े बड़े नगर हैं वहां पर रावण दहन का कार्यक्रम होता है। लेकिन जो मेन जो बस्तर है जो जगदलपुर है वहां पर रावण दहन जैसा कोई भी कार्यक्रम नहीं होता है। ध्यान रखेंगे केवल जगदलपुर में ही दशहरा मनाया जाता है, बाकी बस्तर संभाग के दूसरे हिस्सों में दूसरे क्षेत्रों में रावण दहन वाला कार्यक्रम होता है। तो जगदलपुर जो कि पुरानी राजधानी थी, इसका पुराना नाम जो है जगदूगुड़ा मिलता है। जगदूगुड़ा, ये भी आप ध्यान रखेंगे, जगदूगुड़ा। तो ये हो गया, यहां आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं कि बस्तर दशहरा कब और किसके द्वारा मनाया जाना शुरू किया गया। तो ये काकतीय वंश के शासकों द्वारा मनाया जाता है, मुख्यतः काकतीय वंश के शासकों ने बस्तर में लगभग 600 वर्ष तक शासन किया ना, काफी लंबे समय तक इन्होंने शासन किया। तो इनके द्वारा यह पर्व मनाया जाता है। काकतीय वंश में एक शासक हुए जिनका नाम था राजा पुरुषोत्तम देव। राजा पुरुषोत्तम देव ये काकतीय वंश के शासक थे जो बस्तर क्षेत्र में रूल करते थे। तो राजा पुरुषोत्तम देव जो है एक बार बस्तर से जगन्नाथपुरी की यात्रा पर गए। जगन्नाथपुरी कहां पर है भाई? तो उड़ीसा में है जगन्नाथपुरी। आज भी जो है ना बस्तर क्षेत्र से यहां तक कि हमारे पूरे छत्तीसगढ़ से और देश के दूसरे हिस्सों से भी लोग जो हैं जगन्नाथपुरी की यात्रा करने जाते हैं, वहां पर दर्शन करने जाते हैं। तो राजा पुरुषोत्तम देव जी भी जो है जगन्नाथपुरी की यात्रा पर गए थे। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि हमारे छत्तीसगढ़ में ना जब हम पढ़ते हैं छत्तीसगढ़ के इतिहास के बारे में, तो कुछ लोग हैं जो कि जगन्नाथपुरी की यात्रा पर गए थे लेकिन वो पहुंच नहीं पाए, रास्ते में उनके साथ कुछ हो गया, मतलब गिरफ्तार हो गया, कोई वापस आ गया। आप लोग कमेंट करके बताइएगा, मैं सारा कुछ डिटेल में आपको पढ़ा चुका हूं। अगर आप लोगों ने मेरे छत्तीसगढ़ के इतिहास वाले वीडियो को अच्छे से देखा होगा तो इसका आंसर आप लोग दे सकते हैं। तो राजा पुरुषोत्तम देव जो हैं उड़ीसा जगन्नाथपुरी की यात्रा पर गए और वहां पर जगन्नाथ मंदिर में जाकर के पुरी में उन्होंने जो है भगवान जगन्नाथ की अच्छे से पूजा अर्चना की और बहुत सारा सोना चांदी हीरे मोती जैसा भी उनका वो था, भाई राजा थे तो चढ़ा सकते हैं, तो काफी सारा चढ़ावा उन्होंने जो है मंदिर में चढ़ाया। अब ये जो चीज है ना, ये जो स्टोरी लोग है ये सब किंवदंतियां हैं, ध्यान रखेंगे किंवदंतियां हैं। तो अब जो है जगन्नाथपुरी का जो प्रमुख पुजारी होता है वहां का, तो रात के समय उसको एक सपना आता है और उसके सपने में, पुजारी के सपने में स्वयं जगन्नाथ भगवान आते हैं और वो पुजारी को बताते हैं कि हमारे मंदिर में जो बस्तर का राजा आया है उसके सेवा भाव से हम बहुत ज्यादा प्रसन्न हुए हैं और उसको हम रथपति की उपाधि प्रदान करते हैं। तो ये चीज जो है पुजारी के सपने में आकर के जगन्नाथ भगवान ने कहा। सुबह जो है जगन्नाथ भगवान ये चीज राजा पुरुषोत्तम देव को बताते हैं कि आपकी सेवा से जगन्नाथ
जगन्नाथ प्रभु जो है बहुत ज्यादा प्रसन्न हुए हैं और आपको रथपति की उपाधि प्रदान करते हैं। तो ध्यान रखना, ये काफी बार पूछा भी गया है कि किस शासक की उपाधि रथपति की थी। तो ये राजा पुरुषोत्तम देव की उपाधि थी रथपति। किसने दिया था? तो भाई स्वयं जगन्नाथ भगवान ने इनको रथपति की उपाधि दी थी। इनको 12 पहिए वाले रथ की उपाधि इनको मिली थी, 12 पहिए वाली रथ, जो कि अभी 2 हिस्सों में बढ़ चुका है, एक 4 पहिया वाला फूल रथ और 8 पहिया वाला मुख्य रथ, आगे मैं बताऊंगा। तो ये थी स्टोरी बस्तर दशहरा के शुरू होने की। अब जो राजा पुरुषोत्तम देव हैं वापस बस्तर आते हैं और उसी के बाद मतलब इनके जगन्नाथपुरी की यात्रा के पश्चात ही बस्तर में गोंचा और बस्तर दशहरा का आयोजन आरंभ होता है। गोंचा कब मनाया जाता है? तो आषाढ़ शुक्ल पक्ष द्वितीया को गोंचा मनाया जाता है और आश्विन मास को बस्तर दशहरा मनाया जाता है। और दोनों ही पर्व जो हैं रथोत्सव से संबंधित हैं। गोंचा में भी जो है रथ खींचने की परंपरा है ना, वैसे ही बस्तर दशहरा में भी रथ खींचने की परंपरा है। तो यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, वैसे तो स्क्रीनशॉट लेने लायक कुछ है नहीं। तो अब हम लोग बात करते हैं बस्तर दशहरा में होने वाले प्रमुख कार्यक्रम, या इसको हम लोग रस्म कह सकते हैं, जो कि इन 75 दिनों में निर्वाहन किया जाता है। तो यहां से जो है काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये वाला रस्म किससे है, कौन सा रस्म बस्तर दशहरा से संबंधित है या नहीं है, या इनका क्रम भी आपसे पूछ लिया जाता है। तो ध्यान से देखिएगा, नोट करिएगा। तो जो सबसे पहला रस्म होता है, मैं ना टाइम के साथ लिखता चलूंगा, थोड़ा सा मैं नीचे करता हूं इसको, मतलब जो तिथि है उसके हिसाब से हम लोग आगे चलेंगे। तो सबसे पहला सावन अमावस्या के दिन, सावन अमावस्या से ये शुरू होता है ना, सावन अमावस्या, अमावस्या सॉरी वह आएगा, सावन अमावस्या मतलब कि हरेली के दिन। तो इस दिन जो है पहला रस्म मनाया जाता है। कौन सा होता है भाई पहला रस्म? तो पाटा जात्रा, पाटा जात्रा, इसको बोला जाता है पाटा जात्रा। तो पाटा जात्रा की रस्म जो है बस्तर दशहरा का सबसे पहला रस्म है। ध्यान रखेंगे, पाटा जात्रा, इसको जो है कभी कभी पाट जात्रा भी बोल दिया जाता है, मतलब कि जो ट में जो आ की मात्रा लगा है उसको हटा दिया जाता है। तो पाट जात्रा या फिर पाटा जात्रा बस्तर दशहरा की पहली रस्म, जो कि सावन मास के अमावस्या को मनाया जाता है हरेली के दिन। अब तो भाई हरेली के दिन हमारे छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा अवकाश भी घोषित किया जाता है। तो पाट जात्रा अथवा पाटा जात्रा, इसमें होता क्या है? तो देखिए बस्तर क्षेत्र में ना, बस्तर काफी मतलब वन आच्छादित क्षेत्र है बस्तर। तो माचकोट दरभा नामक जंगलों से ना एक बड़ा सा लकड़ी लट्ठा लाया जाता है, एक मतलब बहुत बड़ा सा लकड़ा लाया जाता है, लट्ठा। उसको जो है, जो जगदलपुर चूंकि काकतीय वंश के शासकों की राजधानी रही है, तो वहां पर उनका राजमहल भी है, उनका पैलेस है, काकतीय शासकों का राजधानी रहा है जगदलपुर, तो वहां उनका राजमहल भी है। तो माचकोट के जंगलों से एक बहुत बड़ा लट्ठा जो है जगदलपुर लाया जाता है और उसको राजमहल के प्रवेश द्वार पर, राजमहल का जो मुख्य प्रवेश द्वार है ना, वहां पर उसको रखा जाता है। और उस बड़े से लट्ठा को ना ठुरलू खोटला बोला जाता है स्थानीय लोगों द्वारा, ठुरलू खोटला, ध्यान रखेंगे, ठुरलू खोटला। केवल एक लट्ठा लाया जाता है, मतलब कि मान लो एक आध लकड़ी काट लिया गया, उसका एक जो होता है ना लकड़ी का ऐसा गोला, ये ऐसा, ये कुछ इस तरह का जो लकड़ी का जो गोला होता है वो लाया जाता है। तो उसको जो है बोला जाता है ठुरलू खोटला। केवल एक पीस लाया जाता है, मान लो कोई सा भी एक पेड़ काट लिया गया और उसका एक जो लट्ठा है, तना है, उसको लेके आते हैं राजमहल के मुख्य प्रवेश द्वार पर, जिसको सिंह द्वार कहा जाता है, वहां पर रखा जाता है, उसको ठुरलू खोटला कहा जाता है। अच्छा, यहां पर जो लकड़ी लाया जाता है ना, उसके जब तक वन विभाग परमिशन न दे तब तक नहीं काटा जाता है, और नॉर्मली वन विभाग परमिशन देगा ही देगा, क्योंकि अब जो है बस्तर का जो दशहरा है ना, वो प्रशासन द्वारा निर्वाहन किया जाता है, सरकारी हो चुका है। तो वन विभाग परमिशन देता है कि हाँ भैया जाओ लकड़ी लेके आओ, तो एक ठोक लकड़ी लेके आते हैं, ठुरलू खोटला उसको कहा
कहा जाता है, राजमहल के मुख्य प्रवेश द्वार पर उसको रखा जाता है और उसकी विधि विधान पूर्वक पूजा अर्चना की जाती है और उस लकड़ी के प्रति श्रद्धा प्रकट की जाती है। यहां पर ऐसी मान्यता है कि ये जो ठुरलू खोटला है, ये जो लकड़ी है, ये बस्तर दशहरा के निर्वाहन के लिए अपना आत्म बलिदान दे रहा है, तो उसके लिए जो है इसको एक तरह से इसके प्रति श्रद्धा प्रकट की जाती है। तो एक तरह से जो बस्तर दशहरा है कहीं ना कहीं देखा जाए तो प्रकृति से जुड़ा हुआ है। साथ ही साथ ना यहाँ पर सामाजिक सद्भावना भी देखने को मिलेगी, आगे मैं बताऊंगा। तो सबसे पहला रस्म पाटा यात्रा, जिसको पाट यात्रा भी बोला जाता है, कब मनाया जाता है? सावन अमावस्या के दिन, ठुरलू खोटला इसको बोला जाता है। इसके बाद दूसरा रस्म होता है भाद्रपद, जिसको हमारे छत्तीसगढ़ में भादो भी बोला जाता है। भादो शुक्ल पक्ष द्वादशी मतलब कि 12। तो भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष द्वादशी को मनाया जाता है डेरी गढ़ाई का रस्म। डेरी गढ़ाई का रस्म। डेरी का मतलब होता है खंभा। डेरी का क्या मतलब होता है? खंभा। और गढ़ाई का मतलब होता है गाड़ना। तो एक तरह से ये जो रस्म है खंभा गाड़ने का, या इसको हिंदी में बोला जाता है खंभ स्थापना। खंभ स्थापना कब मनाया जाता है? भाद्रपद। देखो, पहला जो रस्म हुआ वो सावन अमावस्या को मनाया गया, उस पर कोई भी रस्म नहीं होता है। सीधा जो है भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष द्वादशी को मनाया जाता है डेरी गढ़ाई, खंभा स्थापना का रस्म। इसमें क्या किया जाता है कि जो जगदलपुर में काकतीय शासकों की जो राजमहल है, जिसको राजवाड़ा बोला जाता है वहां के स्थानीय लोगों द्वारा, तो जो राजमहल है उसके निकट एक खंभा गाड़ा जाता है और उस खंभे की पूजा अर्चना की जाती है। तो यही क्या है? डेरी गढ़ाई की रस्म। इसके बाद जो अगला रस्म होता है उसको कहा जाता है बारसी उतारनी। और ये कब मनाया जाता है? तो आश्विन मास के किसी दिन, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में मनाया जाता है। आश्विन, जिसको क्वार भी बोला जाता है ना। बारसी उतारनी, बारसी उतारनी, बारसी उतारनी, ध्यान रखेंगे ये आश्विन मास में मनाया जाता है बारसी उतारनी का रस्म। अब देखिएगा क्या होता है कि जो पाट यात्रा होता है ना, पाटा यात्रा, तो उसमें एक लकड़ी का लट्ठा लाया जाता है, एक लट्ठा लाया जाता है, लेकिन यहां से जो है रथ निर्माण का कार्य आरंभ नहीं होता। ये जो लट्ठा लाया गया है ना, ये रथ निर्माण के लिए लाया गया था, लेकिन यहां से रथ का निर्माण आरंभ नहीं होता है। रथ के निर्माण का कार्य आश्विन मास में शुरू होता है, बारसी उतारनी के पश्चात। जब रथ निर्माण के लिए और ज्यादा लकड़ियां आना शुरू हो जाता है ना, तब बारसी उतारनी की रस्म की अदायगी की जाती है। पूजा पाठ होता है लकड़ी का बाकायदा, उसके बाद जो है रथ वगैरह बनाने का कार्यक्रम शुरू किया जाता है। तो ये था भाई बारसी उतारनी, बारसी उतारनी। इसके बाद जो रस्म होता है वो मतलब अब मेन कार्यक्रम अब शुरू हो जाएगा। इसके बाद जो मुख्य कार्यक्रम है ना, जो अभी चल रहा है, वो शुरू हो जाएगा। तो आश्विन, जिसको क्वार भी बोला जाता है, ध्यान रखेंगे, आश्विन अथवा क्वार अमावस्या कब था भाई? ये आश्विन मास का अमावस्या कब था? आज मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, ये आश्विन शुक्ल पक्ष द्वितीया है, मतलब 8 तारीख है आज, कल 7 था, यानी 6 तारीख को 7 तारीख को कलश स्थापना हुआ ना, दुर्गा माता का स्थापना, तो उसके पहले वाला दिन, मतलब जिस दिन कलश स्थापना होता है उसके ठीक एक दिन वाला पहले, नवरात्र के पहले वाला दिन आश्विन मास का अमावस्या, आश्विन अमावस्या। तो इस दिन कौन सा रस्म मनाया जाता है? तो काछिन गादी। काछिन गादी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा भी गया है। काछिन गादी, काछिन जो है मिर्गान जाति की देवी है, और गादी का मतलब होता है गद्दी, आसन। तो जो काछिन देवी है उसको गद्दी दिया जाता है, मतलब कि उनको जो है आसन दिया जाता है, उसी को कहा जाता है काछिन गादी। और ये कब मनाया जाता है? तो आश्विन मास के अमावस्या को मनाया जाता है। तो देखिएगा, सबसे पहला चीज आपको ध्यान रखना है कि काछिन देवी जो है, काछिन देवी, ये जो है मिर्गान जाति की देवी है, मिर्गान। अब ये जो मिर्गान जाति है ना, ये जिनको महात्मा गांधी जी ने हरिजन नाम दिया, हरिजन,
मैं कोष्ठक में लिख देता हूं, महात्मा गांधी जी ने इनको हरिजन नाम दिया, मतलब कि इनको जो है अस्पृश्य समझा जाता है, आज भी इनको अस्पृश्य समझा जाता है, मिर्गान जाति के लोगों को अर्थात हरिजनों को। तो बस्तर दशहरा के जो मुख्य कार्यक्रम होते हैं उनमें जो पहला रस्म होता है वो होता है काछिन गादी। अब यहां पर आप लोग थोड़ा सा समझिएगा कि पूरा का पूरा जो बस्तर दशहरा है उसकी शुरुआत, जो मुख्य कार्यक्रम अगर इनको हम लोग छोड़ दें तो जो मेन जो कार्यक्रम है उसकी शुरुआत जो है मिर्गान जाति की देवी की आराधना से शुरू होता है। अब ये जो काछिन गादी वाला जो रस्म है ना, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। इसके पीछे का मैं आपको स्टोरी बताता हूं। तो देखिएगा, जो बस्तर के जो काकतीय शासक थे उनकी राजधानी पहले बस्तर हुआ करती थी। अब जो है राजधानी जो है बस्तर हुआ करती थी, और ये जो जगदलपुर है ना, वो हुआ करता था जगदूगुड़ा, जहां पर मिर्गान जाति के लोग रहा करते थे। इंद्रावती नदी के तट पर स्थित है जगदलपुर। तो यहाँ के जो लोग थे, मिर्गान जाति के जो लोग थे, वो हिंसक जानवरों से बहुत ज्यादा परेशान थे। ये जो हिंसक जानवर थे, ये इन लोगों के जो भी जानवर हैं, मतलब गाय बैल हो गया, बकरी हो गया, उनको उठा करके ले जाते थे, कई बार लोगों पर भी हमला कर देते थे। तो मिर्गान जाति के जो मुखिया थे जगदूगुड़ा के, जगदू महारा, तो वो जो है बस्तर जाते हैं। उस समय बस्तर के राजा थे दलपत देव। कौन थे राजा? दलपत देव। मैं लिख देता हूं। तो जो दलपत देव हैं बस्तर में शासन कर रहे थे, काकतीय वंश के शासक थे। इनके पास जाते हैं, बताते हैं कि महाराज हमारे क्षेत्र में बहुत सारे हिंसक पशु हैं, वो हमारे जानवरों को खा जाते हैं, हमको परेशान करते हैं, आप चलिए हमको जो है उनसे मुक्ति दिलाइए। दलपत देव शिकार वगैरह के बड़े शौकीन थे, तो उन्होंने सोचा चलो भाई इसी बहाने शिकार भी हो जाएगा। तो ये जगदूगुड़ा पहुंचते हैं और यहाँ के लोगों को हिंसक जानवरों से मुक्त करवाते हैं। अब जो है राजा दलपत देव को यह स्थान इंद्रावती नदी के तट पर जगदूगुड़ा बड़ा पसंद आता है, अच्छा लगता है। तो वो जो है जो मिर्गान जाति के जो मुखिया होते हैं जगदू महारा, तो इनसे बात करते हैं कि भाई हमको ये जगह बड़ा पसंद आ गया है, यहां पर हम अपनी राजधानी बनाएंगे। तो जगदू महारा खुश हो जाते हैं, ठीक है महाराज आप बनाइए अपनी राजधानी, और उनको जो है क्षेत्र दे देते हैं और इस स्थान का नाम हो जाता है जगदू और इधर जो है दलपत, तो हो जाता है जगदलपुर। तो ये किंवदंती के हिसाब से है। वैसे अगर हम लोग ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखें तो जो राजा दलपत देव है वो मराठा आक्रमण के भय से बचने के लिए उसने अपनी राजधानी बस्तर से जगदलपुर स्थानांतरित की थी। लेकिन चूंकि ये किंवदंतियां भी यहां पर प्रचलित है तो ये भी जानना जरूरी है। तो जगदू महाराज ने जो है राजा को यहां राजधानी बनाने की अनुमति दी। अब देखिएगा, जो दलपत देव जो पहले बस्तर में अपनी राजधानी बनाए हुए था, तो वहां पर वो जो है दशहरा मनाता था। अब चूंकि जगदलपुर ये इनकी राजधानी हुई, तो अब जो है यहां पर जगदलपुर में दशहरा मनाना आरंभ किया गया। तो यहां पर जगदू महाराज जो है एक बात कहते हैं कि हमारी जो इष्ट देवी है काछिन देवी, तो आप जो है दशहरा पर्व यहां पर मनाइए, लेकिन पहले जो है हमारी देवी से आपको अनुमति लेना होगा। तो कहते हैं कि जब दलपत देव ने पहली बार यहां पर दशहरा मनाना आरंभ किया, तो उन्होंने जो है सबसे पहले काछिन देवी से जाकर के आशीर्वाद लिया, अनुमति मांगी कि हमको जो है यहां पर आप दशहरा मनाने की अनुमति दे। और जब काछिन देवी ने अनुमति दी तब यहां दशहरा मनना शुरू हुआ। तो इस रस्म की अदायगी आज भी की जाती है। तो आश्विन अमावस्या को जो है काछिन गुड़ी, गुड़ी का मतलब होता है मंदिर बस्तर क्षेत्र में, काछिन गुड़ी। तो जो बस्तर के जो राजा होते हैं, खैर अभी राजा नहीं हैं, लेकिन जो राजाओं के जो वंशज हैं वो जो हैं पुजारियों के साथ आज भी काछिन गुड़ी में जाते हैं, काछिन देवी की पूजा अर्चना करते हैं। और एक कुंवारी कन्या पर, जो कि मिर्गान जाति की होती है, कुंवारी कन्या लगभग 7-8 साल की होती है, एक बच्ची, कोई भी बच्ची हो सकती है जो कि मिर्गान जाति की होनी चाहिए। तो 7-8 साल की मिर्गान बच्ची, उसके ऊपर जो है काछिन देवी आरूढ़ होती है। ध्यान रखेंगे, एक मिर्गान जाति की छोटी बच्ची पर, कुंवारी बच्ची पर काछिन देवी आरूढ़ होती है, और वो काछिन देवी जो है अपना गद्दी मांगती है कि मुझे जो है मेरा आसन दीजिए। और काछिन देवी का आसन क्या होता है? कांटों वाला झूला, एक ऐसा झूला जो कि कांटों से बना हुआ है। तो उस छोटी बच्ची को, जिस पर काछिन देवी आरूढ़ है, उसको जो है उस कांटों वाले झूले में बैठाया जाता है। उसके बाद जो राज परिवार के जो सदस्य हैं वो फिर आते हैं और काछिन देवी की
पूजा अर्चना करते हैं और उनसे बस्तर दशहरा मनाने की अनुमति मांगते हैं। तो इससे जो है जो काछिन देवी है वो अनुमति दे देती है, उसके बाद फिर बस्तर दशहरा आरंभ होती है। तो यहाँ पर देखिएगा मिर्गान जाति के लोग जिनको अस्पृश्य समझा जाता है, वहां इतने बड़े पर्व को शुरू करने से पहले मिर्गान जाति की इष्ट देवी से अनुमति लिया जाता है। तो ये एक तरह से देखा जाए तो सामाजिक सद्भाव की भावना को यहाँ पर प्रकट करता है। आज भी इस रस्म को अच्छे से निभाया जाता है। कोई भी छोटी सी कन्या बच्ची उसको जो है चुना जाता है जो कि मिर्गान जाति की ही होती है, उसके ऊपर जो है देवी आरूढ़ होती है। तो ये था भाई काछिन गादी। इसके बाद जो अगला रस्म होता है वो भी इसी दिन मनाया जाता है। इसको मैं क्लीन कर देता हूं। आश्विन शुक्ल अमावस्या के दिन ही मनाया जाता है दूसरा रस्म, जो है रैला पूजा। रैला पूजा, ये जो रैला पूजा है ना, ये भी इन्हीं मिर्गान जाति के लोगों द्वारा किया जाता है, इन्हीं से संबंधित है। मिर्गान जाति अर्थात जो हरिजन लोग हैं ना, उन्हीं के द्वारा रैला पूजा किया जाता है। यह भी कब मनाया जाता है? आश्विन अमावस्या के दिन। मतलब कि काछिन गादी और रैला पूजा दोनों जो है आश्विन अमावस्या को मनाया जाता है। इसके पीछे की स्टोरी क्या है तो देखिए, इसका अगर हम देखें तो बस्तर दशहरा से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन चूंकि ये जो घटना है वो इसी तिथि को घटित हुई थी। तो घटना कुछ इस प्रकार से है कि जो बस्तर के जो काकतीय शासक थे वो पहले वारंगल में शासन करते थे। प्रताप रुद्रदेव नामक राजा जो है वारंगल में शासन कर रहे थे और उनके शासनकाल में दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया, जिसकी अधीनता प्रताप रुद्रदेव ने स्वीकार कर ली। कालांतर में खिलजी वंश का पतन हो जाता है, फिर तुगलक आ जाते हैं। गयासुद्दीन तुगलक के समय मोहम्मद बिन तुगलक जो है वारंगल पर आक्रमण कर देता है और वो वारंगल पर पूरी तरह से अपना अधिकार कर लेता है। अब क्या होता है, प्रताप रुद्रदेव के जो छोटे भाई होते हैं अन्नम देव, वो जो है भाग करके बस्तर में आ जाते हैं और यहां पर अपना शासन स्थापित कर लेते हैं। अब यहां पर इनकी एक बहन थी, जो प्रताप रुद्रदेव हैं, अन्नम देव हैं, इनकी एक बहन थी जिनका नाम था राजकुमारी रैला देवी। अब ये जो राजकुमारी रैला देवी थी, इनके साथ एक घटना घटित हो जाती है। कुछ होता यूं है, जनश्रुति के अनुसार है, सब कुछ किंवदंतियों के अनुसार है। तो रैला देवी को जो है कोई, मतलब जो दिल्ली का जो सुल्तान है उसका कोई सेनापति जो है रैला देवी को अगवा कर लेता है और इनके साथ गलत हरकत करता है। मतलब कि इनके साथ मतलब रेप वगैरह कर देता है। तो अब जो है रैला देवी को फिर वो छोड़ देता है। रैला देवी अपने घर जाती है, अपने भाइयों के पास जाती है। लेकिन यहाँ जो है रैला देवी के जो भाई होते हैं, परिवार वाले होते हैं, वो रैला देवी को त्याग देते हैं कि भाई तुम जो है अपवित्र हो गई हो, तुमको जो है दूसरे कास्ट के व्यक्ति ने तुम्हारे साथ ऐसी हरकत की, तुम अपवित्र हो गई हो, तुमको हम नहीं अपना सकते हैं। तो ऐसे में जो है रैला देवी ये मतलब क्या करूं, कहाँ जाऊं, तो बिल्कुल सुसाइड करने का इनका प्लान होता है। लेकिन इसी समय रैला देवी को मिर्गान जाति के लोग आसरा देते हैं। ये लोग जो है अपने यहाँ इनको संरक्षण देते हैं। लेकिन जो रैला देवी थी ना, इनके मन में मतलब बिल्कुल ये चीज घर कर गया था कि इनको तो भाई इनके परिवार वालों ने त्याग दिया, मतलब क्या करूं। तो वो चीज जो है इनके दिमाग में चल ही रहा होता है। और अब इनके मन में ये भी चल रहा था कि मेरे कारण जो ये मिर्गान जाति के लोग हैं ये भी परेशानी में आ सकते हैं, तो मैं ये बिल्कुल नहीं चाहती। तो रैला देवी क्या करती हैं, गोदावरी नदी में कूदकर अपना प्राण त्याग देती है। मतलब कि गोदावरी नदी में इन्होंने जल समाधि ले ली। और ये घटना कब की थी, तो आश्विन अमावस्या के दिन की। तो जो मिर्गान जाति के लोग थे अपनी प्यारी राजकुमारी के याद में प्रत्येक वर्ष आश्विन अमावस्या के दिन जगदलपुर में रैला पूजा करते हैं। जगदलपुर में एक बाजार है जिसको गोल बाजार के नाम से जाना जाता है। गोल बाजार, गोल बाजार। जगदलपुर को चौराहों का नगर कहा जाता है ना। तो जो राजा रुद्र प्रताप देव थे, जिसको सेंट ऑफ जेरूसलम की उपाधि दी गई थी ना अंग्रेजों द्वारा, तो उसी के समय जो है गोल बाजार बना था। बस्तर को, जगदलपुर को चौराहों का नगर बनाया गया था। तो गोल बाजार में जो है रैला पूजा किया जाता है। ये किस दिन होता है, जिस दिन काछिन गादी मनाया जाता है ना, उसी दिन रैला पूजा भी किया जाता है। दोनों ही रस्में, जो काछिन गादी है, रैला पूजा है, दोनों का संबंध जो है मिर्गान जाति के लोगों से ही है। तो ये था भाई पहला दिन। पहला दिन इसको हम लोग बोल सकते हैं। इसको मैं क्लीन कर लेता हूं, उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं आगे। अमावस्या हो गया, आश्विन अमावस्या। अब जो है
आश्विन मास का शुक्ल पक्ष प्रथमा आएगा, जिसको शुक्ल पक्ष प्रतिपदा भी कहा जाता है ना। आश्विन मास का शुक्ल पक्ष प्रथमा। देखते हैं अब आगे। नंबर मैं भूल गया, लगा लीजिएगा आप लोग। आश्विन शुक्ल प्रतिपदा, प्रतिपदा, या इसको हम बोलेंगे प्रथमा। इस दिन जो है पूरे देश भर में, इस दिन पूरे देश भर में क्या होता है, कलश स्थापना किया जाता है। नवरात्र शुरू हो जाता है ना, तो कलश स्थापना किया जाता है इस दिन पूरे देश भर में, भारत भर में। तो बस्तर में भी जो है इस समय नवरात्र शुरू हो जाता है। स्थान स्थान पर दुर्गा पंडाल, जो दुर्गा माता की स्थापना की जाती है, कलश स्थापना होता है। और जगदलपुर में जो दंतेश्वरी मंदिर है वहां पर सुबह के समय कलश स्थापना किया जाता है। देखिएगा, जो दंतेश्वरी मंदिर है वो तो दंतेवाड़ा में है। आप में से काफी सारे लोग बोलोगे हाँ वो दंतेवाड़ा में है दंतेश्वरी माता का मंदिर, जो कि प्रमुख है। लेकिन उसके अलावा भी बस्तर क्षेत्र के स्थान स्थान पर दंतेश्वरी मंदिर स्थापित किया गया है। जहां जहां पर ना काकतीय शासकों की राजधानी रही है, वहां वहां पर दंतेश्वरी मंदिर आपको देखने को मिलेगा। लेकिन दंतेश्वरी माता का जो मुख्य मंदिर है वो कहां पर है, दंतेवाड़ा में। लेकिन भाई इनकी राजधानी अलग अलग हुआ करती थी। जगदलपुर में होती थी, उससे पहले बस्तर में होती थी। इनकी एक शाखा बड़े डोंगर छोटे डोंगर वहां पर रूल करती थी। तो वहां वहां पर इन्होंने जो है दंतेश्वरी माता का मंदिर स्थापित किया हुआ था। एक तरह से छोटा मंदिर हम उसको बोल सकते हैं, जैसे कि महामाया मंदिर जो रतनपुर में है। लेकिन आप लोग देखेंगे कि रायपुर में भी है, बेमेतरा में भी है, और दूसरे स्थानों पर भी महामाया मंदिर है। बिल्कुल वैसा ही दंतेश्वरी मंदिर जो है जगदलपुर में भी है। तो अश्विन शुक्ल पक्ष प्रतिपदा को जो है कलश स्थापना किया जाता है दंतेश्वरी मंदिर में। और ये दंतेश्वरी मंदिर कहां पर है, जगदलपुर में। तो जो काकतीय शासकों का जो राजमहल है ना, वहीं पर मुख्य प्रवेश द्वार के पास ही दंतेश्वरी मंदिर स्थापित है। तो वहां पर कलश स्थापना किया जाता है। तो ये पहला रस्म हुआ, मतलब नवरात्रि का। इसके बाद इसी दिन आश्विन शुक्ल प्रतिपदा को ही एक और रस्म अदायगी की जाती है, जिसको जाना जाता है जोगी बिठाई के नाम से। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी काफी बार पूछा गया है। और ये इस बस्तर दशहरा के प्रमुख रस्मों में से एक है, जोगी बिठाई। ये जो है कलश स्थापना, ये सुबह के टाइम पर होता है, और ये जो है शाम के समय होता है। जोगी बिठाई होता क्या है भाई, जोगी बिठाई तो जो राजमहल है, काकतीय शासकों का जो राजमहल है, उसी राजमहल के निकट एक हॉल है, जिसको पुराना टाउन हॉल भी बोला जाता है। और स्थानीय भाषा में, मतलब जगदल बस्तर में, उसको सिरहा सार बोला जाता है। सिरहा सार, सिरहा सार, ये पहले का टाउन हॉल होता था एक तरह का। इसको जो है सिरहा सार कहा जाता है। सिरहा का मतलब होता है, ये जो सिरहा है इसका मतलब होता है जो जादू टोना तंत्र मंत्र करने वाला होता है ना, जो तांत्रिक, उसको सिरहा बोला जाता है बस्तर क्षेत्र में, हल्बी बोली में। तो एक तरह से जो उस तरह के लोग होते हैं उनके ठहरने का स्थान हुआ करता था सिरहा सार। और बाकी समय में जो नगर के जो लोग होते हैं उनके काम, दूसरे जो भी काम काज करना है उसके लिए भी ये काम आता था सिरहा सार। एक तरह से हॉल के समान आप इसको समझ सकते हो। तो होता क्या है जोगी बिठाई में, तो हलबा जाति का एक युवक, हलबा जनजाति का एक युवक जो है 9 दिनों तक साधना के लिए इस सिरहासार भवन में बने एक गड्ढे में बैठता है। कितने दिनों के लिए, 9 दिन। देखो, हलबा जनजाति का युवक, हलबा जाति लिख रहा हूं मैं, जनजाति का युवक, ये जो है 9 दिनों के लिए, 9 दिन तक साधना। और ये जो है बिल्कुल अनाज वगैरह कुछ नहीं खाता है, मतलब कि उपवास करता है। 9 दिन तक नवरात्र चलता है ना, और लोग जो है माता जी के लिए उपवास करते हैं। कोई फलाहारी, कोई अलग अलग तरीके से उपवास करते हैं। और आसपास जो भी तीर्थ स्थल होता है, माता से संबंधित जो भी शक्तिपीठ होता है, वहां दर्शन करने को भी जाते हैं। तो यहां पर बस्तर में क्या होता है, नवरात्र के पहले दिन हलबा जनजाति का एक युवक, वो जो है 9 दिनों तक सिरहासार भवन में बने एक गड्ढे में साधना के लिए बैठता है। वो कुछ भी नहीं खाता है, थोड़ा सा दूध, गर्म पानी, हल्का फुल्का फल वल खाता है, क्योंकि उसको उस गड्ढे से नहीं उठना होता है।
ध्यान रखेंगे। वो जैसा बैठ गया मतलब बैठ ही जाता है, वो जो भी नित्य क्रिया जिसको हम कहते हैं ना, वो सब कार्य करने के लिए भी उसको नहीं उठना होता है। इसीलिए वो जो है ना जो भी फल वगैरह भी खाता है, जो अगर दूध पानी वगैरह भी पीता है, तो बहुत कम मात्रा में कि उसको जो है उठना न पड़े। तो ध्यान रखेंगे ये 9 दिन तक साधना करता है। अब इसके पीछे की स्टोरी क्या है, किंवदंती क्या है? ऐसा कहा जाता है कि ये जो जोगी बिठाई की रस्म है ये पहले नहीं होता था, लेकिन क्या था कि बस्तर दशहरा जो कि बड़े लेवल पर होता है, आज भी काफी भीड़ लगता है, लेकिन कहते हैं कि पहले बहुत ज्यादा भीड़ लगता था रियासत काल में, क्योंकि राजा महाराजा इसको जो है दिल से करते थे, तो काफी सारे लोग इकट्ठे होते थे। अभी तो सरकारी हो गया है, तो बहुत सारे लोग इसमें इकट्ठे होते, तो काफी सारी दुर्घटनाएं भी होती थी। तो कहा जाता है कि एक बार जो है हलबा जनजाति के एक युवक ने सोचा कि भाई बस्तर दशहरा के समय में काफी सारा दुर्घटना एक्सीडेंट होता है, तो मैं क्या करूंगा, 9 दिनों तक तपस्या करूंगा ताकि ऐसी कोई भी दुर्घटना न हो। तो वो जो है राजमहल के पास ही सिरहासार भवन के आसपास ही कहीं पर बैठ गया होगा तपस्या में, साधना में, बिना कुछ खाए पिए 9 दिन तक वह बैठा रहा। और कहते हैं कि उस वर्ष जो है कोई भी ऐसी अप्रिय घटना घटित नहीं हुई। तो उसके बाद से जो है हलबा जनजाति के जो लोग हैं, युवक, वो जो है सिरहासार भवन में साधना के लिए बैठते हैं 9 दिनों तक। तो ये जो है कब हुआ? 7 तारीख को हुआ। 7 तारीख जिस दिन दुर्गा बिठाया गया ना, मतलब अभी बता रहा हूं मैं, अभी 7 अक्टूबर को इस वाले रस्म को निभाया गया। तो ये था भाई जोगी बिठाई वाला कार्यक्रम। और ये 9 दिनों तक बैठता है। जब नवरात्र का जो आखिरी दिन होता है ना, कलश स्थापना, जिस दिन कलश स्थापना पूरा हो जाता है, 9वां दिन होता है नवरात्र को, कलश स्थापना तो ये हुआ पहला। तो जिस दिन कलश हटाया भी जाता है क्या, तो उस दिन जो है मतलब नवरात्र नवमी के दिन ये जो है उठता है। इसको बाकायदा विधि विधान से इसको उठाया जाता है, आगे मैं जिक्र करूंगा। तो ये था भाई जोगी बिठाई। इसके बाद अगला दिन ये प्रथमा है, इसके बाद आश्विन शुक्ल द्वितीया से सप्तमी, मतलब कि आश्विन मास के शुक्ल पक्ष द्वितीया से सप्तमी तक 6 दिन, टोटल कितने दिन? 6 दिन। क्या होता है, तो इन 6 दिनों में फूल रथ की परिक्रमा होती है। फूल रथ की परिक्रमा। अब ये फूल रथ क्या है भाई? तो देखो, जो राजा पुरुषोत्तम देव थे, जिन्होंने जगन्नाथपुरी की यात्रा की, उनको रथपति की उपाधि मिली, तो उन्होंने क्या किया, बस्तर में आकर के गोंचा शुरू किया। गोंचा में जो है 4 पहिए वाला रथ चलता है, और इधर जो बस्तर दशहरा है इसमें 4 + 8 12 पहिए का रथ टोटल। तो जो फूल रथ होता है ये 4 पहिए वाला होता है। कहते हैं कि जो फूल रथ है वो पहले 12 पहिए का होता था, लेकिन इसको खींचना बड़ा मुश्किल होता था, तो इसको कम कर दिया गया और 4 पहिए वाला बना दिया गया। ये फूल से सजा हुआ होता है, तरह तरह के फूलों से इसको जो है सजाया गया होता है, इसी कारण इसको जो है फूल रथ कहा जाता है। और इसकी परिक्रमा जो है आश्विन शुक्ल पक्ष द्वितीया से लेकर के आश्विन शुक्ल पक्ष सप्तमी तक किया जाता है। राजमहल के आसपास गोल बाजार के चारों तरफ इसको जो है घुमाया जाता है इन 6 दिनों में। तो ये 4 पहिए वाला होता है, इसको फूल रथ कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। इसमें जो है मां दंतेश्वरी की जो छत्र है उसको यहाँ पर रखा जाता है, जो दंतेश्वरी मंदिर में जो छत्र वगैरह होता है ना, उसको यहाँ पर रखा जाता है और उसकी पूजा अर्चना करके उसको फिर घुमाया जाता है। तो ये फूल रथ की परिक्रमा 6 दिन होती है, द्वितीया से सप्तमी तक। ये 4 पहिए वाला होता है, तो ये ध्यान में रखेंगे। इसके बाद फूल रथ की परिक्रमा हो गई। इसके बाद अष्टमी, अश्विन शुक्ल पक्ष अष्टमी। मैं खाली अष्टमी लिखूंगा अश्विन मास का, क्योंकि पूरा अश्विन में ही चल रहा है ना। अश्विन शुक्ल पक्ष प्रथमा, अश्विन शुक्ल पक्ष द्वितीया, अब जो है अश्विन शुक्ल पक्ष अष्टमी, जिसको दुर्गाष्टमी भी के रूप में भी जाना जाता है ना, दुर्गाष्टमी। तो इस दिन क्या होता है, निशा जात्रा। निशा जात्रा इस दिन क्या होता है, तो बस्तर रियासत के
राज परिवार के जो लोग होते हैं, बस्तर राज्य के जो राज परिवार के जो लोग होते हैं, वो जगदलपुर में एक स्थान है इतवारी बाजार, उसके निकट इकट्ठा होते हैं और वहां पर जो है जुलूस निकाला जाता है। तो इसको कहा जाता है निशा यात्रा, जो कि आश्विन शुक्ल पक्ष अष्टमी को मनाया जाता है। और ध्यान रखेंगे इस दिन रथ परिक्रमा नहीं होती है, अष्टमी और नवमी को रथ परिक्रमा नहीं होती है। वहीं जो प्रथमा है, आश्विन शुक्ल पक्ष प्रथमा, जिस दिन जोगी बिठाई का कार्यक्रम होता है, कलश स्थापना होता है, उस दिन भी जो है रथ परिक्रमा नहीं होती है। रथ परिक्रमा कब से आरंभ होता है? तो आश्विन शुक्ल पक्ष द्वितीया से सप्तमी तक, मतलब मैं जिस दिन ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं ना 8 तारीख को, तो ये आश्विन शुक्ल पक्ष द्वितीया है। तो आज जो है फूल रथ चला होगा, मैं देखने को नहीं गया। अगर मैं देखने जाऊंगा तो वीडियो वगैरह बना करके आप लोगों के साथ साझा जरूर करूंगा। तो आश्विन शुक्ल पक्ष द्वितीया से सप्तमी तक रथ चलता है, प्रथमा में नहीं चलता है, अष्टमी में नहीं चलता है, नवमी में भी नहीं चलता है। इसके बाद दसवीं और एकादशी को जो मुख्य जो रथ होता है ना 8 पहिया वाला, वो चलेगा। तो ये हो गया अष्टमी। अब बात करते हैं नवमी। इस दिन एक खास रस्म होता है नवमी के दिन, जो मेरे ख्याल से CGPSC ने पूछा भी है, मावली परघाव। अच्छा, पहले हम लोग जोगी उठाई देख लेते हैं। जोगी उठाई, तो नवमी के दिन जो है, जो जोगी प्रथमा को बैठा था ना, उसको जो है विधि विधान पूर्वक उठाया जाता है, क्योंकि उसकी जो साधना है, उसकी जो तपस्या है, वो पूरी हो चुकी है। तो जैसे नवरात्र चलता है, तो नवरात्र के 9 दिन जो है उसने साधना की, तो उसको विधि विधान पूर्वक जो है 9वें दिन उठाया जाता है। उसको जो है नारियल वगैरह दिया जाता है, नया कपड़ा वगैरह उसको भेंट किया जाता है और उठाया जाता है, स्नान कराया जाता है उसके बाद उसको, क्योंकि बेचारे 9 दिन तक नहाया धोया कुछ नहीं है, तो उसको बाकायदा विधि विधान पूर्वक उसका स्नान होता है, नए कपड़े उसको पहनाए जाते हैं, नारियल वगैरह दे करके उसको एक तरह से सम्मान प्रकट किया जाता है। तो ये जोगी उठाई। इसी दिन नवमी के दिन मावली परघाव, नवमी के दिन ही मनाया जाता है मावली परघाव। अब यहां आप लोग परघाव शब्द को समझिएगा। आप लोगों ने अगर छत्तीसगढ़ के विवाह को अच्छे से पढ़ा है, छत्तीसगढ़ में विवाह, तो एक रस्म होती है परघैनी, गीत भी होता है ना, परघैनी गीत। परघैनी या परघाव हमारे छत्तीसगढ़ में वेलकम को कहा जाता है, स्वागत करना उसको कहा जाता है परघाना, परघाव, ये स्वागत करना। तो मावली जो है एक देवी है, माता है, मावली माता, जो कि दंतेश्वरी माता का ही एक रूप माना जाता है। तो मावली माता का जो है जगदलपुर में आगमन होता है, तो उनके स्वागत के रस्म को ही कहा जाता है मावली परघाव, जो कि आश्विन शुक्ल पक्ष नवमी के दिन किया जाता है, मनाया जाता है। अब देखिए इसके पीछे की स्टोरी ये है, स्टोरी नहीं, ये हकीकत में होता है, अभी भी होता है, कि जो दंतेवाड़ा की जो देवी दंतेश्वरी है, वही बस्तर दशहरा की मुख्य देवी है। अब जो बस्तर दशहरा है वो कहां पर मनाया जाता है? जगदलपुर में, और जगदलपुर है बस्तर जिले में, और मां दंतेश्वरी का मंदिर है दंतेवाड़ा जिले में। तो मां दंतेश्वरी को बस्तर दशहरा में सम्मिलित होने के लिए उनको स्पेशल निमंत्रण दिया जाता है, आमंत्रित किया जाता है कि हे माता, आप जो है सादर बस्तर दशहरा में आमंत्रित हैं, इस टाइप से। अब जो है मां दंतेश्वरी अपना जो स्थान है उसको छोड़ करके आ नहीं सकती हैं, तो वो क्या करती हैं, अपना छत्र, मां दंतेश्वरी का जो छत्र है उसको भेज देती है कि मेरी तरफ से ये आएगी, और अपना एक रूप, मां दंतेश्वरी जो है अपने एक रूप को, जिसको मावली माता के नाम से जाना जाता है, उसको अपने छत्र के साथ बस्तर दशहरा में सम्मिलित होने के लिए भेजती है। ध्यान रखेंगे कि मां दंतेश्वरी जो दंतेवाड़ा वाली है वो बस्तर दशहरा में सम्मिलित नहीं होती है। बाकी जगदलपुर में तो एक तरह से देखा जाए तो उनकी प्रतिमा स्थापित है, जो राजमहल में जो दंतेश्वरी मंदिर है, इसके अलावा जो बस्तर जो गांव है वहां पर भी दंतेश्वरी मंदिर है, बड़े डोंगर छोटे डोंगर वहां भी दंतेश्वरी मंदिर है। तो वहां एक तरह से उनका छोटा छोटा मंदिर है, मेन तो दंतेवाड़ा में है। तो दंतेवाड़ा से मां दंतेश्वरी के छत्र को लाया जाता है, और साथ ही साथ दंतेश्वरी माता अपने एक रूप मावली माता को बस्तर दशहरा में सम्मिलित होने के लिए भेजती है। और ये जो है नवमी के दिन यहां पर आती हैं, ध्यान रखेंगे। मतलब कि जो नवरात्र जब खत्म होता है ना जिस दिन, उस दिन जो है मां दंतेश्वरी अपने छत्र और मावली माता को एक तरह से बस्तर दशहरा में सम्मिलित होने के लिए भेजती हैं। तो मावली माता को जो है जब जगदलपुर ये पहुंचती है, तो उनके स्वागत के लिए जो कार्यक्रम होता है, मतलब भाई आपके घर में कोई मेहमान आता है तो आप अच्छे से उनका स्वागत करते हैं, अरे आइए कैसे हो, चाय वगैरह पिलाते हो। वहीं अगर
अगर हम बात करें, जब बारात का स्वागत होता है तो बड़े धूमधाम से होता है, पटाखे फोड़े जाते हैं, नाचना गाना बजाना ये सब होता है। तो कुछ कुछ यही चीज जो है मावली माता के स्वागत में भी होता है। पूरा जो है आतिशबाजी होती है और भी काफी सारे होते हैं, पूरे बस्तर क्षेत्र के लोग उपस्थित होते हैं, क्योंकि मां दंतेश्वरी जो कि दंतेवाड़ा की आराध्य है, उसने अपने एक रूप को बस्तर दशहरा में सम्मिलित होने के लिए भेजा है। तो स्वागत जो है बड़े जोर शोर से होता है। तो यही होता है मावली परघाव। अब यहां एक चीज मैं बताना चाहूंगा, ये प्रथमा कलश स्थापना हुआ, स्थान स्थान पर दुर्गा माता को स्थापित किया जाता है। पूरे देश भर में दुर्गा माता की पूजा आरंभ होती है प्रथमा से, आश्विन शुक्ल पक्ष प्रथमा से। अब नवमी, ये जो है नवरात्र का आखिरी दिन होता है। तो इस बीच जो है पूरे जगदलपुर में नवरात्र का माहौल होता है। स्थान स्थान पर गली मोहल्ले में माँ दुर्गा की प्रतिमा स्थापित की जाती है, उनकी पूजा अर्चना की जाती है। इसके अलावा जो है स्थान स्थान पर छोटे छोटे मेले भी लगते हैं, क्योंकि भाई जहां पर दुर्गा पंडाल वंडाल होता है, आपके शहर में भी तो आसपास काफी भीड़ होता है, तो छोटा सा मेला टाइप का हो जाता है। तो इस समय जो है ना पूरा का पूरा जो जगदलपुर है मेले में तब्दील हो जाता है, क्योंकि इस बीच ना सरकार द्वारा काफी सारी चीजें भी लगाई जाती है। जैसे कि सरकार द्वारा सरकारी योजनाओं के प्रदर्शन के लिए प्रदर्शनी भी लगाई जाती है। इसके अलावा तरह तरह के झूले, दूसरी चीजें जो है जगदलपुर में आती है। तो पूरा का पूरा शहर जो है मेले में तब्दील हो चुका होता है इस समय तक। तो ये नवमी, इसको मैं क्लीन कर लेता हूं, आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद हम लोग बात करेंगे, नवमी हो गया। ध्यान रखना, अष्टमी, नवमी और प्रथमा को रथ परिक्रमा नहीं होती है। द्वितीया से लेकर के सप्तमी, मतलब द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी को फूल रथ की परिक्रमा होती है 6 दिन। इसके बाद जो 8 पहिए वाली रथ की परिक्रमा है वो दशमी और एकादशी के दिन होता है। अब हम आते हैं दशमी। नंबर आप लोग डाल लेना, सॉरी ये मैं 10 क्यों लिख रहा हूं, चलो लिख दिया तो लिख दिया, दशमी। इस दिन जो है पूरे देश में विजयादशमी मनाया जाता है। विजयादशमी, इसी दिन भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी ने रावण का वध किया था। तो पूरे देश भर में रावण दहन किया जाता है, लेकिन हमारे बस्तर में क्या होता है, रथ परिक्रमा हो रहा होता है। बस्तर में कहीं पर भी जो है रावण दहन नहीं होता है, लेकिन आसपास के जो दूसरे जिले हैं जैसे कोंडागांव, कांकेर, दंतेवाड़ा, वहां पर जो है ये सब चीजें होती है, गीदम, बचेली, बीजापुर, वहां जो है विजयादशमी मनाया जाता है, रावण दहन वाला कार्यक्रम। ध्यान रखना इस चीज को, मैं पहले ही बता चुका हूं। अब बात करते हैं हम लोग विजयादशमी को बस्तर में क्या होता है, जगदलपुर में क्या होता है। तो यहां इस दिन जो रस्म होता है उसको नाम दिया गया है भीतर रैनी। भीतर रैनी, इस दिन क्या होता है, 8 पहिए वाले रथ की परिक्रमा होती है। 8 पहिए वाली रथ, इसकी परिक्रमा की जाती है। जो गोल बाजार मैंने बताया ना, उसके चारों तरफ देखो, जो गोल बाजार है ना जगदलपुर का, वो राजमहल के ठीक सामने स्थित है। और बस्तर जो जगदलपुर है वो चौराहों का शहर है। तो राजमहल से शुरू करके ना वो गोल बाजार के चारों तरफ ऐसे घुमा के वापस जो है राजमहल के सामने ला करके खड़ा कर दिया जाता है। तो चौराहा है ऐसे, ये आपका राजमहल हुआ, तो ये गोल बाजार कुछ ऐसा। तो ये यहां से ऐसे निकले, ऐसे गए, ऐसे आकर के वापस खड़े हो गए। तो ये जो फूल रथ है उसकी परिक्रमा भी कुछ कुछ ऐसे ही होती है, और ये 8 पहिए वाली रथ की परिक्रमा भी ऐसे ही होती है। तो ये दशमी के दिन होता है। इस दिन मतलब बाकायदा जो माँ दंतेश्वरी का जो छत्र होता है उसको वहां पर रखा जाता है, पूजा अर्चना की जाती है, और ऐसे परिक्रमा करके राजमहल के सामने ला करके खड़ा कर दिया जाता है। लेकिन इसको भीतर रैनी नहीं बोला जाता है। भीतर रैनी किसको बोला जाता है, तो जो आदिवासी होते हैं, ये जो पर्व है बस्तर दशहरा, इसमें आदिवासियों की बहुत बड़ी भूमिका है। तो भीतर रैनी रस्म के तहत क्या होता है कि जो आदिवासी हैं वो इस रथ को चुरा लेते हैं। देखो, रथ जो है काफी विशाल होता है, और पूरा का पूरा जो जगदलपुर है वो मेले में तब्दील हुआ होता है। मतलब भाई ऐसे सिचुएशन में, मतलब भीड़ है राजमहल के आसपास तो बहुत ज्यादा भीड़ होता है, तो वहां से चुरा करके ले जाना, वो भी उतने बड़े रथ को, इम्पॉसिबल है। लेकिन चूंकि ये एक रस्म है, तो इस भीतर रैनी के तहत जो आदिवासी होते हैं वो 8 पहिए वाले इस रथ को चुरा करके ले जाते हैं। चुरा करके ले जाने का मतलब ये होता है कि रथ जो है परिक्रमा करने के बाद वहां खड़ा होता है, उसको फिर जैसे ही टाइम हो जाता है उठा करके खींचते हुए वो जो है जगदलपुर के पास ही एक गांव है कुम्हड़ा कोट, 2-3-4 किलोमीटर दूर है ये कुम्हड़ा कोट,
यहां पर ले जाकर के खड़े कर दिया जाता है। और जब ये रथ को ले जा रहे होते हैं ना, तो रथ में कोई लाइट वगैरह भी नहीं जल रही होती है और कोई भी शोर शराबा नहीं होता है। बिल्कुल चुपके से शांतिपूर्वक ये लोग जो हैं रथ को राजमहल परिसर के सामने से खींचते हुए कुम्हड़ाकोट नामक स्थान पर ले जाते हैं। तो यही क्या है, भीतर रैनी, जो कि विजयादशमी के दिन संपादित की जाती है। तो ये था भाई विजयादशमी के दिन वाला कार्यक्रम, भीतर रैनी। इसके बाद आता है एकादशी, अश्विन शुक्ल पक्ष एकादशी। एकादशी मतलब 11। अब इस दिन क्या होता है, तो ये जो रथ है जिसको आदिवासियों ने चुरा करके कुम्हड़ाकोट ले गए थे, अब इसमें यह है कि जो मां दंतेश्वरी है वो एक तरह से बस्तर और बस्तर के जो राज परिवार के लोग हैं उनसे नाराज हो गई है और रूठ गई है, और वो रूठ करके जो है कुम्हड़ाकोट चली गई है। वो कुछ इस तरह का होता है सीन। तो अब जो है राजा, अभी तो राजा है नहीं, पहले तो राजा खुद जाते थे अपनी पूरी सवारी लेकर के, बिल्कुल शान और शौकत से, जो भी उनका रथ वगैरह होता था उनके पीछे पीछे फिर सारे नगर के रईस लोग भी जो है अपना हाथी घोड़ा पालकी सब लेके चलते थे। तो राजा जो है कुम्हड़ाकोट चले जाते हैं माता को मनाने, आदिवासियों को मनाने। और अभी क्या होता है, तो जो राजा के जो वंशज है ना, बस्तर के जो काकतीय वंश के जो अंतिम शासक थे प्रवीर चंद्र भंजदेव, तो उनके जो वंशज हैं अभी कमल चंद्र भंजदेव जी हैं, बस्तर के एक तरह से देखा जाए तो औपचारिक शासक, उनके वंशज, तो वो जो है यहां पर जाते हैं कुम्हड़ाकोट। कब? एकादशी के दिन। एकादशी के दिन जाते हैं कुम्हड़ाकोट और वहां पर जो माता है उनको मनाते हैं, आदिवासियों को मनाते हैं, और सब कुछ जो है सुलझ जाता है, सब मान जाते हैं। तो उसके बाद जो है नए चावल से प्रसाद तैयार किया जाता है। नए चावल का जो चावल जो खेतों में अभी पक रहा है ना, तो उससे प्रसाद तैयार किया जाता है और उसका भोग लगाया जाता है, प्रसाद सब में वितरण किया जाता है। उसके बाद फिर बड़े ही शान शौकत से कुम्हड़ाकोट से इस 8 पहिए वाले विशाल रथ को राजा जो है वापस अपने राजमहल में लेकर के आते हैं। और ये जो चीज है ना देखने लायक होता है, क्योंकि ये जो 8 पहिए का विशाल रथ है ना, ये बड़े मतलब अच्छे तरीके से सजा हुआ होता है। इसमें तरह तरह के लाइटें लगी हुई होती है। पहले तो इस रथ में खुद बस्तर के शासक, जो बस्तर के राजा होते थे, वो बैठते थे, लेकिन भाई अब राजतंत्र खत्म हो चुका है, प्रजातंत्र है, तो अभी जो है मां दंतेश्वरी के छत्र को ही उसमें बिठाया जाता है। बाकी जो राजा होते हैं वो उसमें नहीं बैठते। अभी जो भी मतलब नाम के राजा हैं वो उसमें नहीं बैठते हैं, मां दंतेश्वरी का छत्र होता है। तो पूरे जो है जो शोर शराबा, मतलब कि आतिशबाजी होती है, काफी शोर शराबा होता है, और इस तरह से जो है कुम्हड़ाकोट से रथ को खींचते हुए जगदलपुर राजमहल में लाया जाता है। अब यहां ध्यान रखना कि ये जो 8 पहिए वाला विशाल रथ है, इसको एकादशी के दिन केवल और केवल माड़िया जाति के आदिवासी ही खींचते हैं। माड़िया जाति के आदिवासी द्वारा ही खींचा जाता है। जबकि जो फूल रथ था, जो आश्विन शुक्ल पक्ष द्वितीया से लेकर के आश्विन शुक्ल पक्ष सप्तमी तक चला, उसको कोई भी खींच सकता है। हालांकि अभी जो महामारी चल रहा है तो अभी तो थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है, अभी क्या सिचुएशन है मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो नॉर्मल टाइम था ना, तो उस टाइम पे फूल रथ को कोई भी खींच सकता था। आप भी जाकर के उसमें हाथ बटा सकते थे, उसको कोई भी खींच सकता था। लेकिन ये जो रथ होता है, जो एकादशी के दिन 8 पहिए वाला विशाल रथ, जिसको कुम्हड़ाकोट से वापस राजमहल की ओर लाया जाता है, इसको केवल और केवल माड़िया जाति के लोगों द्वारा ही खींचा जाता है। ध्यान रखेंगे इस चीज को। अब यहां पर ना एक चीज आप लोग ध्यान रखेंगे, जब कुम्हड़ाकोट से रथ को वापस लाया जाता है तो ऐसा बताया जाता है, पहले जब राजशाही थी, रियासत काल था, उस जमाने में ना नगर के जितने भी रईस लोग होते थे वो भी अपना पूरा शान शौकत दिखाने की कोशिश करते थे कि मेरे पास कितना पैसा है। तो कोई अपना घोड़ा गाड़ी लाएगा, कोई हाथी गाड़ी लाएगा, और ब्रिटिश काल में तो भाई गाड़ी वाड़ी भी आ गया रहा होगा, तो कोई वो भी दिखाता रहा होगा। तो वो एक तरह का जो है ना थोड़ा सा रुआब दिखाने का भी मौका वहां के जो नगर के जो भी रईस व्यापारी लोग थे उनको भी एक तरह का मौका मिलता था। तो राजा का जो सवारी होता था वो सामने होता रहा होगा। हालांकि राजा खुद उसमें बैठता था ना, रथ में, लेकिन अभी रथ में नहीं बैठता है। अच्छा, एक चीज यहां मैं बताना चाहूंगा कि जब माड़िया जाति के लोग रथ खींचते थे ना, तो यहां पर पहले एक परंपरा चलती थी जिसको धनु कांडिया कहा जाता है। धनु कांडिया, धनु कांडिया। धनु कांडिया होता क्या है? तो धनु का मतलब होता है धनुष, कांडिया का मतलब होता है कांडिया जो है कांड शब्द से बना है, और कांड जो है तीर को कहा जाता है। तो धनुष और तीर
मतलब कि धनुष और तीर को धारण करने वाला, उसको जो है बस्तर में कहेंगे धनु कांडिया। और ये जो धनु कांडिया है ना, ये भतरा जनजाति के युवक बना करते थे। ये एक तरह के ना क्या कहना चाहिए, जो थोड़ा सा नौटंकी करने वाले नहीं होते, मस्खरा, जोकर, वो हम इसको बोल सकते हैं धनु कांडिया को। तो पहले क्या होता था, ये जो धनु कांडिया है, जो कि भतरा जनजाति के युवक ये धनु कांडिया बनते थे, तो ये जो है अपने हाथ में धनुष तीर लेकर के ना, जब माड़िया जाति के लोग रथ को खींच करके कुम्हड़ाकोट से जगदलपुर ला रहे होते थे, तो ये जो धनु कांडिया है वो रथ के आगे आगे जाते थे। अब जो माड़िया जाति के लोग हैं भाई, विशाल का रथ को खींचना बड़ा ताकत लगता था, तो वो लोग जो जोर लगा के है या रथ कभी जो पीछे भी चल देता था, जैसे ऐसा चढ़ाव है तो रथ पीछे भी चल देता था, तो वहां उनको ज्यादा जोर लगाना पड़ता था। तो ऐसे में जो धनु कांडिया लोग हैं उनका मजाक बनाते थे, उनके सामने सामने दौड़ते थे, देखो भैया तुम लोग खींच नहीं पा रहे हो, इस टाइप से। तो ये बड़ा मतलब कॉमेडी टाइप का ये लोग करते थे। तो अभी जो है ये चीज जो है नहीं चलता है, ध्यान रखेंगे। लेकिन धनु कांडिया नहीं है, लेकिन अब जो है ना जगदलपुर के जो जवान लड़के लड़कियां हैं ना, वो लोग इनको चेस करते हैं, इनके आगे आगे दौड़ने की कोशिश करते हैं। वो बड़ा रिस्की भी होता है, क्योंकि अगर मान लो रथ खींचा जा रहा है और सामने ऐसा ढलाव है, तो रथ जो है तेजी से सामने आ सकता है और कोई उसके नीचे भी आ सकता है। थोड़ा रिस्की भी होता है, लेकिन बहुत जो थोड़े से मतलब जो एंटरटेनिंग भी होता है लोगों के लिए, मतलब मौज मस्ती वाला वो चीज भी। तो अब जो है जगदलपुर के लड़के जो हैं एक तरह से धनु कांडिया वाला काम करते हैं, लेकिन वैसा वो वेशभूषा नहीं बनाते हैं, बस वो मजाक मस्ती के लिए, फन के लिए वो करते हैं। अच्छा, ये जो कुम्हड़ाकोट है जगदलपुर से मात्र मेरे ख्याल से 3-4 किलोमीटर दूर होगा, 3-4-5 किलोमीटर, ज्यादा दूर नहीं है। लेकिन इतने पास से भी इस रथ को जगदलपुर राजमहल तक लाने में ना बहुत टाइम लग जाता है। कभी कभी जल्दी पहुंच जाता है, लेकिन कभी कभी बहुत टाइम लगता है। रात के 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे भी रथ जो है राजमहल में पहुंचता है, तो काफी समय लगता है, क्योंकि लोग जो है ना इतने भीड़ हो जाते हैं, तो लोगों को संभालना भी मुश्किल होता है, और चूंकि ये चीज भारी भी होता है। तो ये था भाई, एकादशी के दिन होता है। अच्छा, इसको ना बाहर रैनी कहते हैं, मैं भूल गया था ये बताना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट था। बाहर रैनी, भीतर रैनी के दिन जो है भीतर भीतर चुपके से चुरा करके ले गए। बाहर रैनी के दिन जो है सबको दिखा करके गाजे बाजे के साथ मतलब आतिशबाजी के साथ जो है इसको बाहर लाया जाता है। भीतर रैनी ये दशमी के दिन, जो कि रथ को चुरा करके ले गए कुम्हड़ाकोट, और कुम्हड़ाकोट से वापस राजमहल में रथ लाने की परंपरा को कहते हैं बाहर रैनी। तो भीतर रैनी पहले, बाहर रैनी बाद में, तो ध्यान रखना इस चीज को। तो ये था भाई बाहर रैनी, इसको मैं क्लीन करता हूं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अभी जो है 2-3 रस्म बचा हुआ है, द्वादशी और त्रयोदशी बचा है ना, काफी सारे रस्म होते हैं। मुझे पूरी आशा है कि आप लोगों को टॉपिक समझ में आ रहा होगा और अच्छा भी लग रहा होगा। खैर ज्यादा लंबा नहीं बचा है, थोड़ा सा ही बचा है, कंप्लीट कर लेते हैं जल्दी। अब जो है द्वादशी, मतलब 12, अश्विन शुक्ल पक्ष द्वादशी। इस दिन क्या मनाया जाता है? काछिन जात्रा। आप लोगों को याद होगा मैंने बताया था काछिन देवी के बारे में, जो कि आश्विन शुक्ल पक्ष प्रथमा को, आश्विन अमावस्या के दिन काछिन गादी रस्म मनाया जाता है, जिसमें काछिन देवी से बस्तर दशहरा मनाने की अनुमति मांगी जाती है। अब जो है बस्तर दशहरा लगभग पूरी तरह से समाप्त हो चुका है, मतलब भीतर रैनी हो गया, बाहर रैनी हो गया, रथ खींचने वाला काम हो गया। देखो जो रथ कब कब चलेगा, तो अश्विन शुक्ल पक्ष द्वितीया से लेकर के सप्तमी तक फुल रथ, और अश्विन शुक्ल पक्ष दशमी और एकादशी को 8 पहिए वाला रथ। तो मात्र 8 दिन जो है रथ चलता है, द्वितीया से सप्तमी फुल रथ, दशमी से एकादशी को 8 पहिया वाला रथ। तो द्वादशी को काछिन जात्रा मनाया जाता है, क्योंकि काछिन देवी ने अनुमति दी थी बस्तर दशहरा मनाने की। तो यहां पर जो है जात्रा का मतलब एक तरह का बलि होता है, जात्रा का मतलब बलि होता है। तो काछिन देवी जिनके अनुमति से बस्तर दशहरा मनाया गया और वो निर्विघ्न संपन्न हुआ, तो यहां पर जो है काछिन देवी के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने के लिए काछिन जात्रा मनाया जाता है, उनको प्रसन्न करने के लिए, उनको धन्यवाद देने के लिए। ध्यान रखेंगे। तो ये था काछिन जात्रा। इसके बाद इसी दिन द्वादशी के दिन ही मनाया जाता है मुरिया दरबार। मुरिया दरबार, ये जो मुरिया दरबार है ना, ये पहले नहीं होता था। जब 1878 में
1877-78 में जब मुरिया विद्रोह हुआ ना, तो उसके बाद से ये वाला शुरू हुआ है। तो मुरिया दरबार में क्या होता है, चूंकि बस्तर दशहरा में पूरे बस्तर भर के लोग, प्रमुख प्रमुख लोग जो भी मांझी, चालकी, मुखिया, ये सब आए हुए होते हैं ना, मांझी, चालकी, ये सब बस्तर के जो ग्राम प्रमुख होते हैं उनको कहा जाता है। तो वो सब यहाँ पर आए हुए होते हैं। तो पहले क्या होता था, मुरिया दरबार में जो बस्तर के राजा होते थे वो सिरहासार भवन में बैठते थे और ग्रामीणों से मिलते थे, उनके गांव के बारे में, उनके हालचाल पूछा करते थे, किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या ये पूछा करते थे। मतलब कि क्योंकि लोग यहाँ उपस्थित हैं तो उनकी समस्याओं को भी जान लिया जाए। अब जो है भाई प्रजातंत्र आ चुका है, तो अब मुरिया दरबार में राजा के स्थान पर जो जनप्रतिनिधि है वो यहाँ पर लीड करते हैं। बाकी जो राजा के जो वंशज है वो नाम मात्र के लिए वहां बैठे रहते हैं, उपस्थित होते हैं, लेकिन लीड कौन करता है, जो सरकार के जो प्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि हैं वो। और अभी ना कुछ वर्षों में ये देखने को मिला है, जब से हमारा छत्तीसगढ़ राज्य अस्तित्व में आया है ना, तो मुरिया दरबार में हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के जो प्रमुख लोग हैं, मुख्यमंत्री, वो खुद यहाँ पर उपस्थित होते हैं। अगर वो नहीं आए तो कोई ना कोई मंत्री जरूर उपस्थित होता है, लेकिन अभी कुछ वर्षों में ना मुख्यमंत्री यहाँ पर उपस्थित होते ही हैं और वो यहाँ के जो आदिवासी हैं, ग्रामीण हैं, उनसे मिलते हैं। तो ये एक तरह से राजनीतिक इसको हम बोल सकते हैं, लेकिन ये जो है रस्म इसको अदायगी की जाती है, मुरिया दरबार। इसके बाद आखिरी रस्म होता है ओहाड़ी। ये कब मनाया जाता है भाई, त्रयोदशी, आश्विन शुक्ल पक्ष त्रयोदशी को मनाया जाता है ओहाड़ी। ये जो है बस्तर दशहरा का आखिरी रस्म है, ध्यान रखेंगे। ओहाड़ी कब मनाया जाता है, आश्विन शुक्ल पक्ष त्रयोदशी को। क्या होता है ओहाड़ी में, तो देखिए मैंने बताया कि जो आश्विन शुक्ल पक्ष नवमी को मावली परघाव मनाया गया, उसमें जो है दंतेवाड़ा से मां दंतेश्वरी के छत्र और मां दंतेश्वरी के एक प्रतिरूप मावली माता का बस्तर में आगमन हुआ। इनके अलावा मतलब कि मावली माता और दंतेश्वरी माता के छत्र के अलावा बस्तर दशहरा में सम्मिलित होने के लिए बस्तर राज्य के स्थान स्थान से जो भी देवी देवता हैं वो भी यहाँ पर उपस्थित होते हैं बस्तर दशहरा में शामिल होने के लिए। अगर आप यहाँ आएंगे ना बस्तर दशहरा देखने, अभी तो मेरे ख्याल से उतना ज़्यादा संभव नहीं है, लेकिन अगर आप आते हैं, जब ये महामारी टल जाएगा, तो आप देखेंगे कि बहुत सारे स्थान स्थान पर, राजमहल में ना स्थान स्थान पर अलग अलग प्रकार के देवी देवताओं के प्रतिरूप को देखने को मिलेगा। एक आपने आंगा देव सुना होगा, आंगा देव, बूढ़ा देव, बहुत सारे जो देवी देवता है ना, वो सब यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि सब जो है बस्तर दशहरा में सम्मिलित होने के लिए आए हुए होते हैं। क्योंकि इन सब की जो हेड हैं, माँ दंतेश्वरी है इन सब की सबसे बड़ी देवी, तो वो खुद अपने प्रतिरूप को यहाँ पर भेजी हुई हैं। तो जो छोटे छोटे देवी देवता हैं वो सब भी यहाँ पर उपस्थित हुए होते हैं। तो इन सब को विदाई दी जाती है आश्विन शुक्ल त्रयोदशी को, और यही विदाई पर्व क्या है, ओहाड़ी। तो इस दिन जो है धूमधाम से माँ दंतेश्वरी के जो प्रतिरूप मावली माता और उनके छत्र को, जो कि उनका प्रतिरूप है, उसको जो है विदा किया जाता है। तो ओहाड़ी ये आखिरी रस्म होता है, विदाई पर्व। अच्छा, यहां मैं एक चीज बताना भूल गया, मावली माता, जो मावली माता है ना, इनकी प्रतिमा हर वर्ष तैयार की जाती है। इनकी प्रतिमा, क्योंकि इनकी कोई अलग से कोई प्रतिमा नहीं है, ये मतलब दंतेश्वरी माता का एक रूप है, तो इनको जो है दशहरा के समय बनाया जाता है। इनकी प्रतिमा क्या किया जाता है, एक साफ सुथरा कपड़ा लिया जाता है, स्वच्छ कपड़ा, उसमें जो है चंदन का लेप लगा लगा करके मावली माता की प्रतिमा को तैयार किया जाता है, और उसको जो है माँ दंतेश्वरी के छत्र के साथ जगदलपुर लाया जाता है। तो इसको ध्यान रखना, मावली माता किस तरह से तैयार होती है, मतलब इनकी प्रतिमा। तो ओहाड़ी के दिन जो है मावली माता को विदाई दी जाती है, और मावली माता के साथ मां दंतेश्वरी के छत्र को और दूसरे सभी देवी देवताओं को विदाई दी जाती है। और इसी के साथ जो है बस्तर का दशहरा भी यहाँ समाप्त होता है। तो शुरू कब हुआ था भाई, सावन अमावस्या के दिन से समाप्त होता है आश्विन शुक्ल पक्ष त्रयोदशी को ओहाड़ी के साथ। और इसी के साथ भाई हमारा आज का ये वीडियो भी यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो जो है थोड़ा सा ज्यादा लंबा हो गया, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने अच्छे से आप लोगों को जानकारी दे दी। फिर भी आपके मन में अगर कोई भी डाउट हो तो जरूर बताइएगा, ताकि मैं उसको सॉल्व कर सकूं। वीडियो को जितना हो सके उतना आप शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।